आज लगभग 1.5-2 महीने बाद मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर पा रहा हूँ कि आप लोग के सामने आ पाऊँ। आज भी अंदर से मन नहीं कर रहा था। दिल बुरी तरह टूट चुका है। मानसिक रूप से हम लोग बहुत बुरी तरह टूट चुके हैं। उसकी वजह यह है कि लगभग 1.5-2 महीना पहले हमारे घर पर बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी, एक आपदा आई और कोरोना रूपी राक्षस जो है वो हमारे सगे बड़े भाई को ले गया। वो अब इस दुनिया में नहीं है। 29 अप्रैल को वो इस दुनिया में नहीं रहे। उससे पहले लगभग 10 अप्रैल को उनको स्वास्थ्य में तकलीफ़ शुरू हुई थी। हालांकि हम दोनों भाई बाहर नहीं आते जाते थे। बहुत जो ज़रूरी काम होता था बस उसी के लिए हम लोग निकलते थे। 10 तारीख को उनको दिक्कत शुरू हुई और उसके बाद लगभग 10 दिन घर पर ही इलाज चला। अलग अलग डॉक्टरों से पूछ करके, दवाएं पूछ करके। उसके बाद जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हुई, 90 के नीचे गया जब ऑक्सीजन लेवल, तब हम लोगों ने उन्हें एडमिट कराया। और उस समय जो 21 अप्रैल को जब वो एडमिट हुए और 29 अप्रैल को जब वो नहीं रहे, उस दौरान लखनऊ में बहुत बुरी तरह कोरोना का पीक आया हुआ था। सड़कों पे ये हालत थी कि अफरा तफरी का माहौल था। किसी भी कोरोना हॉस्पिटल, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कोविड हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं थी। हम लोगों ने जो भी हम लोग के संपर्क थे, विधायक, मंत्री और जो छोटे बड़े जितने भी संपर्क थे, हम लोग ने सबसे कहा कि आईसीयू बेड अरेंज हो जाए या वेंटिलेटर बेड या कोई बड़ा हॉस्पिटल हो जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश उस वक्त किसी से मदद भी नहीं मिल पाई और हम लोगों को आईसीयू बेड नहीं मिल पाया। हम लोगों ने फिर 21 तारीख को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो कि कोरोना हॉस्पिटल नहीं था, तो वहाँ पर ही हम लोगों ने एडमिट करा दिया। हमने सोचा घर पे पड़े रहने से अच्छा है, घर पे हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल रहेगा तो एक ये भी सुविधा रहेगी कि हम भाई के आसपास हम और भाभी रह पाएंगे और इलाज अपने सामने देख पाएंगे। भाई को जो भी ज़रूरत होगी वो भी पूरी कर पाएंगे। तो 21 तारीख को भाई साहब खुद ही पैरों पे चल के गए। हम बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी मैं नहीं ये डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल डिटेल में सब चीज़ बतानी चाहिए कि नहीं। लेकिन चूँकि 1.5-2 महीने का गैप हो गया था, शिवानी भी कह रही थी कि मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं अगले 3-4 महीने कम से कम किसी को अपना चेहरा भी ना दिखाऊं। और हम लोग का बिल्कुल भी कैमरे पे आने का मन ही नहीं कर रहा। इक्कीस तारीख को जब भाई साहब एडमिट हुए तो उन्हें पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे रखा गया। उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा नहीं, अब कंसंट्रेटर नहीं, अब सिलेंडर का इंतज़ाम करिए दूसरा ही दिन। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने सिलेंडर का इंतज़ाम किया। रेमडेसिविर का इंतज़ाम बोला गया, 6 इंजेक्शन अरेंज करिए। वो सब हम लोगों ने अगले ही दिन अरेंज कर दिया। हालांकि उस समय लखनऊ में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी थी। जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स थे वहाँ पे बिल्कुल दहशत का माहौल था। सैकड़ों लोगों की लाइन लगी रहती थी। तब भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था लोगों को। 6-6, 8-8, 10-10 घंटे के बाद सिलेंडर उनका रिफ़िल हो जा रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा बाहर एक तरह का तांडव फैला हुआ था। हालांकि इस दौरान 1-2 लोगों ने हम लोगों की हेल्प करी। उसमें से एक तो भाई साहब के ड्राइवर ही थे। और तो हम लोग बाहर का काम, ये सिलेंडर अरेंज करना, अगले दिन का गैस अरेंज करना। अच्छा, डॉक्टर ने हम लोग से कहा कि केवल आप गैस का इंतज़ाम करिए, केवल ऑक्सीजन का इंतज़ाम करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
सीटी स्कैन जिस दिन वो एडमिट हुए उसी दिन कराया गया था 21 तारीख को। फेफड़ों में 40% इन्फेक्शन मिला था, 25 में उनका स्कोर 12 था। लोगों ने कहा कोई खास नहीं है, 60% और 80% इन्फेक्शन वाले लोग भी सही हो जा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है, हॉस्पिटल बेड तो कम से कम मिल गया। डॉक्टर ने भी कहा कि केवल आप ऑक्सीजन का इंतज़ाम बस कर दीजिए, वो भी दूसरे तीसरे दिन कहा। पहले दिन तो कहा कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है मेरे पास, ये आपके भाई के लिए रिज़र्व रहेगा। हम लोग भी थोड़ा संतुष्टि हुई कि चलो ठीक है, कम से कम एक ऑक्सीजन। अच्छा, उस समय पहले दिन भाई का ऑक्सीजन लेवल जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पर ही 98-99 ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ मेंटेन हो रहा था। जाते ही उनको ऑक्सीजन लगा दी गई थी, तो 2 दिन लगभग वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पर रहे। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि हम अब आपको ऑक्सीजन कंसनट्रेटर नहीं दे सकते। एक बैग उन्होंने बोला कि हम नहीं दे सकते और अब आप अपना ऑक्सीजन का इंतज़ाम करिए। तो हम लोगों ने खैर फिर दौड़ भाग करके ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया बड़ी मुश्किल से। पहले 1-2 दिन ऑक्सीजन इंतज़ाम करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, लेकिन खैर फिर धीरे धीरे हम लोग आदी हो गए उसके और ऑक्सीजन का इंतज़ाम हुआ। डॉक्टर ने कहा बस आप 8-10 दिन लगातार ऑक्सीजन दे दीजिए नॉन स्टॉप, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो संजीवनी का काम करेगी। लंग्स में जब जाएगी ऑक्सीजन तो लंग्स की जो हीलिंग है, जो रिकवरी है, वो तेज़ होगी। तो हम लोग ने भी डॉक्टर की बात सुनी। हम लोग इस सब में नहीं पड़े कि कैसे दवाई चलनी, क्या दवाई चलना। दूसरे दिन ही बोला गया 6 रेमडेसिविर अरेंज करिए। लखनऊ में कहीं नहीं मिल रहे थे, डीएम वीएम सबको खटखटा लिया गया। फिर बड़ी मुश्किल से रेमडेसिविर इंजेक्शन अरेंज हुए और दूसरे दिन से रेमडेसिविर लगनी शुरू हुई। पहले 2 डोज एक साथ लगी, फिर आगे की 4 डोज एक दिन के गैप पे लगती है। तो लगभग 25-26 तारीख तक उनको सारी रेमडेसिविर इंजेक्शन लग गई थी। तो हम लोग खुश थे कि चलो ठीक है, रेमडेसिविर भी लग गई है। रेमडेसिविर के लिए जब डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि ये इन्फेक्शन को रोक देती है, इसलिए ज़रूरी है, और ये लग जाएगी तो आपके पेशेंट की जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा हाईली एंटीबायोटिक इंजेक्शन मेरेपेनेम जो चलता है, डॉक्सीसाइक्लिन, स्टेरॉइड्स। अच्छा, स्टेरॉइड्स भाई साहब ने घर पे नहीं लिए, क्योंकि हम लोग का भी ऐसा मानना था कि स्टेरॉइड्स बिना डॉक्टर के सुपरविजन के ना लिए जाएँ। तो स्टेरॉइड्स भाई 21 तारीख को जो वो एडमिट हुए हैं उसके बाद ही स्टेरॉइड्स शुरू हुई है। उनको जो वीगो के थ्रू जो स्टेरॉइड्स दिए गए हैं वही उनको हॉस्पिटल में ही दिए गए। अच्छा, 23-24 तारीख को भी जब ऑक्सीजन की पहले दिन जब दिक्कत हुई, हम लोगों को बहुत गंभीर दिक्कत हुई, तो हमको एक बार लगा कि हम ऑक्सीजन शायद अगले 8-10 दिन 15 दिन अरेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन मिलने में 10 घंटे 8 घंटे का टाइम लग रहा है। और भाई को हर 18 घंटे हर 16 घंटे पे एक बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था। जंबो वाला सिलेंडर जो होता है, जो लगभग 6 फीट हाइट का होता है, वो लगभग चाहिए था। और ऑक्सीजन ही पर उनकी सांसें निर्भर थीं। उस समय ऐसी दिक्कत आई कि ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज हो गया तो ऊपर का रेगुलेटर नहीं है। एक रेगुलेटर हम लोगों ने परचेज़ करके रखा था तो वो टूटा निकल गया। पूरे लखनऊ में छान मारा, एक मेडिकल की शॉप पर, कहीं रेगुलेटर नहीं मिला, ब्लैक में भी नहीं मिला। मतलब पैसा तो आप भूल ही जाइए। जो नॉर्मली रेगुलेटर 1,500 रुपये का लोग बताते थे मिलता है, वो 10-20 हज़ार रुपये का भी नहीं मिल रहा था। किसी हॉस्पिटल से उधार भी नहीं मिल पा रहा था कि कुछ पैसे लेकर के कुछ समय के लिए दे दें वो। और जिस हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट थे वहाँ पे उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि ना हमारे पास सिलेंडर है, ना हमारे पास गैस है, ना हमारे पास रेगुलेटर है। अब हमारी भी मजबूरी, हम क्या करें, क्योंकि किसी भी कोविड हॉस्पिटल में आईसीयू बेड नहीं अरेंज हो पा रहा था। तो हमने सोचा कि ठीक है, यहीं पे हम लोग अपने सामने ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो 5वें-6ठे दिन तक यही डॉक्टर बोलते रहे कि कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है। और इवन मेरी माताजी को भी फ़ोन करके डॉक्टर बोलते रहे कि नहीं इम्प्रूवमेंट है, आपका लड़का आराम से पिक्चर देख रहा है, मोबाइल देख रहा है। और आपको हम लोग जैसे मम्मी को बताते थे कि नहीं कंडीशन थोड़ी डाउन है, तो ये डॉक्टर मम्मी को फ़ोन करके बोलते थे कि नहीं कंडीशन बहुत अच्छी है, आपको गलत रिपोर्ट मिल रही है, ऐसे बोलते थे। खैर उसके बाद 28 तारीख को 27 तारीख को 27-28 तारीख में जब ऑक्सीजन लगातार 6-7 दिन हो गया चलते हुए, रेमडेसिविर की सारी डोज पूरी हो गई और भाई साहब का हाथ वाथ सब सूज गया बुरी तरह।
क्योंकि दोनों हाथों में बारी बारी वीगो चला रहे थे, ड्रिप्स चल रही थी, तो स्टेरॉइड से सुनते हैं सूजन आ जाती है। भाई साहब डायबिटिक भी थे, तो उसकी वजह से जैसे ही पहले दिन स्टेरॉइड वगैरह दी गई तो शुगर 500 के आसपास हो गया। तो फिर इंसुलिन दी गई, इंसुलिन दे दे के शुगर को दिन भर में 3-4 बार इंसुलिन देते थे, तो उसको फिर शुगर को फिर डाउन किया गया। तो एक तरफ ऐसी दवा चल रही थी जिससे शुगर बढ़ रहा था, दूसरी तरफ इंसुलिन दे करके शुगर को डाउन करने। हमने कहा स्टेरॉइड्स, तो कहने लगे ये मजबूरी है और कोई ट्रीटमेंट नहीं, ये दवा चलेगी तो शुगर बढ़ेगा ही। तो डॉक्टर्स को ज़्यादा आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, अब आप उन्हीं के हॉस्पिटल में हैं, आपको इतनी जानकारी भी नहीं होती। ठीक है, आप अपना कॉमन सेंस से जो थोड़ा बहुत पूछना है पूछ सकते हैं। तो हम लोग भी ज़्यादातर डॉक्टर पर ही निर्भर थे। 27-28 तारीख में जब ऑक्सीजन नहीं हटा और हटाते ही भाई साहब का ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से गिर रहा था, तो मैंने खुद डॉक्टर से जाके मैंने कहा कि भाई इनका लेवल नहीं गिर, मतलब मेंटेन नहीं हो रहा, अब तो रेमडेसिविर भी लग गई, अब कैसे पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। एक आध और डॉक्टर से, भाई साहब के जो दोस्त थे घने दूसरे हॉस्पिटल में, मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी, तो उन्होंने कुछ टेस्ट बोले, डी डाइमर, CRC प्रोटीन वगैरह, और 3-4 और टेस्ट बोले कि ये तुरंत कराओ, और चेस्ट का एक्सरे अगर हो सके तो CT स्कैन, क्योंकि भाई साहब ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे तो CT स्कैन के लिए ले जाना संभव नहीं था, तो ऑन बेड एक्सरे बोला। जब मैंने डॉक्टर को बोला 28 तारीख को, और उस समय भी दौड़ भाग हम लोग की ऑक्सीजन के लिए और ये सब चल ही रही थी, तो काफ़ी टाइम हम लोग का इसी समय निकल जा रहा था। तो जब हम लोग ने बोला कि सर ये सब टेस्ट कराने हैं, तो डॉक्टर ने हम ही को ब्लेम कर दिया कि आपने ये सब टेस्ट नहीं कराए। हमने कहा जब आप कहेंगे तब तो मैं कराऊंगा, आप मुझको या भाभी को बताएंगे ये टेस्ट होने हैं तो, और मैं तो आपके हॉस्पिटल में हूँ, मुझे तो केवल हाँ बोलना है कि हाँ भाई बुलाइए, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर उनका टाई अप होता है दूसरे पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी वालों से, जो वहीं पे आकर के आपका ब्लड सैंपल लेते हैं और वहीं पे आके एक्सरे करते हैं। पेशेंट को केवल, या पेशेंट के जो परिवार वाले हैं उनको केवल यस बोलना होता है कि हाँ भाई तुरंत बुलाइए। तो ऐसा हम लोगों को 28 तारीख तक कोई सूचना दी नहीं गई कि ये सब जांच होनी है। जब मैं गया क्रॉस क्वेश्चन करने डॉक्टर को, और ऐसा भी नहीं कि उस हॉस्पिटल में 10, 20, 30 मरीज हों, डॉक्टर्स ओवर बिजी हों, ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटल था, नॉन कोविड था, तो इस वजह से वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मुश्किल से 4 पेशेंट्स मेरे भाई के अलावा पूरे हॉस्पिटल में थे। उसके बाद जब 28 को हमने जाके नीचे कहा डॉक्टर्स को कि भाई ये टेस्ट कराने हैं, तो उन्होंने हम ही को ब्लेम कर दिया कि आपने टेस्ट नहीं कराया, आप जानते हैं स्टाफ कम है, आप जानते हैं कोरोना का टाइम चल रहा है, आपको खुद याद दिलाना चाहिए। हमने कहा हम डॉक्टर थोड़ी ना है, जब आप कहेंगे तभी तो हम आपको बोलेंगे, या तभी तो हम आपसे कहेंगे कि हाँ भाई चलिए कराइए तुरंत। तो खैर डॉक्टर ने इसका ब्लेम हम ही लोगों को ऊपर डाल दिया। उस समय डॉक्टर से हम लोग भिड़े नहीं इस चीज़ को लेकर, मेरा भाई एडमिट है, हम भाई की जान बचाएंगे कि उनसे बहस करेंगे। हमने कहा चलिए अब तुरंत कराइए। तुरंत 1 घंटे के अंदर ही पैथोलॉजी वाला आया और एक्सरे वाले आए, एक्सरे करके गए। रात तक 8 बजे तक रिपोर्ट दी। डी डाइमर की रिपोर्ट बोला अगले दिन मिलेगी, और बाकी रिपोर्ट वगैरह शाम तक दे दी। 8 बजे डॉक्टर को दिखाया मैंने एक्सरे, तो बोले एक्सरे ठीक नहीं है, एक्सरे बहुत अच्छा नहीं है। तब भी नहीं बोले कि हालत सीरियस है या हालत क्रिटिकल है, नहीं। 5वें दिन तक वो बोलते रहे हमको कि हालत बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ऑक्सीजन में फोकस करिए, आप हॉस्पिटल आइए ही मत, आपके आने की कोई ज़रूरत ही नहीं, हमारा नर्सिंग स्टाफ आपके भाई को बहुत अच्छे से देख लेगा, आप हॉस्पिटल आइए मत, आप केवल निरंतर ऑक्सीजन के लिए लगे रहिए, कभी किसी प्लांट में कभी किसी प्लांट में लाइन लगाए रहिए ताकि ऑक्सीजन आपके भाई को मिलती रहे। हम लोगों ने भी सोचा ठीक है भाई, डॉक्टर कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे। और उसके बाद 28 तारीख को जब जांच आई, रात के 8 बजे जांच की जब रिपोर्टें आई, तो रिपोर्ट हम भी देख के समझ गए कि रिपोर्ट डामाडोल है। हालांकि बिल्कुल परफेक्ट नहीं समझ पाए, लेकिन लगभग आइडिया लग गया कि यहाँ पे सुधार नहीं हो रहा है। अच्छा, 23 तारीख को ही जब ऑक्सीजन के लिए पहली बार जब क्राइसिस में हम फंसे, तो उसी वक्त हमने मम्मी को फ़ोन करके बोला और कि मम्मी हम लोग ऑक्सीजन शायद अगले 8-10 दिन लगातार इंतज़ाम नॉन स्टॉप नहीं कर पाएंगे, और कहीं भी आधे घंटे का ब्रेक हो गया, 10 मिनट का ब्रेक हो गया ऑक्सीजन में, तो भाई के लिए वो घातक होगा। इसलिए बेहतर है कि हम लोग किसी ऐसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर जाएं
जहाँ पे ऑक्सीजन निरंतर मिल पाए, भले वो कोविड हॉस्पिटल ही क्यों ना हो। तो मम्मी ने उस वक्त सीएमओ वगैरह के यहाँ सब जगह जो लखनऊ में जो प्रोसीजर था, लखनऊ में ऐसा प्रोसीजर नहीं चल रहा था कि हम भाई को कहीं ले जाएं और इमरजेंसी में और सीधे वहाँ पे एडमिट हो जाएं। ऐसा सिस्टम लखनऊ में नहीं चल रहा था। लखनऊ में ये सिस्टम बना हुआ था कि सीएमओ पे पोर्टल पे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके पास कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट होनी चाहिए, उनका एक व्हाट्सएप नंबर था, उस पर आप बेड के लिए डिमांड करेंगे अपने भाई के या अपने पेशेंट के, आप वाइटल्स वगैरह भेजेंगे जिसमें बीपी, शुगर, SpO2 लेवल वगैरह ये सब डिटेल आप भेजेंगे। घर पे है कि किस हॉस्पिटल में, ये आप लोकेशन मेंशन करेंगे। उसके बाद आपके भाई की या आपके पेशेंट की सीरियसनेस को देखते हुए सीएमओ पोर्टल से ऑनलाइन जो है वो सारे कोविड हॉस्पिटल्स, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, वहाँ पे देखा जाएगा कि उनके हिसाब से कोई बेड खाली है कि नहीं। अगर नहीं खाली है तो वेटिंग में लगा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जब भी बेड खाली होगा तो डायरेक्ट एम्बुलेंस वाला ही फ़ोन करेगा आपको और सीधे आपके भाई को या आपके पेशेंट को लेकर के जाएगा। ऐसा सिस्टम एक लखनऊ बना रखा था। हम लोग सीएमओ ऑफिस भी गए, हम लोग डीएम ऑफिस भी गए, हम लोग जो कोविड का कमांड सेंटर था वहाँ भी गए रिक्वेस्ट करने, लेकिन किसी सक्षम अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई। नहीं करने दी पुलिस वालों ने कि कोरोना का चक्कर है, हम मिलने नहीं दे सकते, आप फ़ोन पर ही बात करिए जो भी करना है। फ़ोन उस वक्त 99% उठ ही नहीं रहे थे। कभी भूले से उड़ भी जाए तो खबर यही मिलती थी कि बेड नहीं है। तो हम लोग 23-24 तारीख से ही बेड के लिए कोशिश कर रहे थे। हमारी मम्मी और भतीजी खास तौर पे, जिस दिन पहले दिन मैं रात भर में ऑक्सीजन के लिए फंसा, उस दिन वो लोग बेड के लिए ट्राई कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ ऑक्सीजन निरंतर मिल जाए वहाँ पर बेड हो जाए तो कम से कम हम लोग इलाज में थोड़ा सा फोकस कर पाएँ। खैर उसके बाद भी भाभी फुल टाइम भैया के साथ हॉस्पिटल में रहती थी। मैं आता जाता रहता था, कभी ऑक्सीजन के लिए, कभी कुछ, कभी भाई साहब के लिए खाना लेकर के, क्योंकि भाई साहब बाकी सब चीज़ कोरोना मरीजों का डायरेक्ट नॉर्मल पेशेंट की तरह ही होता है, मुंह से ही खाना पीना वो खाते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह ही सब चीज़ उनकी दिनचर्या रहती है। तो ये सब करते करते 28 को जब रिपोर्टें गड़बड़ आई तो फिर 29 तारीख को ऑक्सीजन एक आध सिलेंडर एक्स्ट्रा ही अरेंज उस दिन हो गए थे। तो हमने ड्राइवर को कहा कि आप भाभी के पास ही रुकिए। हम लोग सुबह से डीएम ऑफिस, सीएमओ, इन सब जगह, और फिर बाद में अपोलो, TS मिश्रा हॉस्पिटल, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है लखनऊ में, प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल है। और फिर लोग बंधु भी किसी ने कहा कि वहाँ भी बेड खाली हैं। इनका जो व्हाट्सएप पे जो पोर्टल आ रहा था कि ये देखिए ये बेड्स की स्थिति आ रही है, वो भी मैंने देखा। उसको ले करके हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल वाले कहें नहीं ये रियल टाइम नहीं है, इसको हम नहीं मानते, बेड्स नहीं है हमारे पास। तो ऐसी स्थिति होते होते हम लोग को कहीं भी लास्ट डे जब हम लोग शिफ्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे, सुबह से हम और मम्मी जा रहे थे। मेरी मम्मी की भी उम्र लगभग 71-72 ईयर्स है, तो उनको ले करके फटाफट हम सब जगह दौड़ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारा, हमारी फूटी किस्मत रही कि बेड नहीं हम लोग कर पाए उस वक्त। और उस वक्त सुनते थे कि अच्छों को नहीं मिल पा रहा है, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद हम लोग शाम तक दौड़ते रहे। अपोलो हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे बोला गया 65 बेड्स हैं कोविड के, सारे पे पेशेंट ऑलरेडी हैं और 50 की लगभग वेटिंग है। तो आप मान के चलिए कि नहीं मिल पाएगा आपको बेड इस समय। जो हम लोगों के सोर्सेज थे उनसे भी हम लोगों ने कहा, लेकिन कुछ भी अरेंज नहीं हो पाता। फिर TS मिश्रा गए, वहाँ पे लोगों ने बताया कि लेवल 3 हॉस्पिटल है वो कोविड का, वहाँ पे सीरियस पेशेंट भी देख ले रहे हैं। जब फ़ोन पर भी लोग बता रहे थे पहले 3-4 दिन, लेकिन हम लोगों को खबर यही लग रही थी कि कहीं भी बेड नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों के मौसा जी भी लगभग हमारे भाई से कुछ समय पहले से ही कोरोना पॉजिटिव थे। हालांकि उनको एक वैक्सीन लग चुकी थी, उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी भाई के मुकाबले। भाई हमारा मात्र 45 साल का था। तो मौसा जी के परिवार से हमको ये सूचना मिल रही थी कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, सहारा हो गया, अपोलो हो गया, कहीं भी बेड नहीं है, एडमिट नहीं हो पा रहे। हाँ, अगर कोविड नेगेटिव हो पेशेंट तो एडमिट होने का चांस है, लेकिन कोविड पॉजिटिव के लिए कहीं भी इंतज़ाम फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों को ये सब सूचना मिल रही थी, लेकिन लास्ट डे जब देखा कि नहीं कोई चाह रहा है तो हम लोग फिर खुद ही निकले। पहले भी हम लोगों को यही सूचना मिल रही थी कि नहीं, कोविड के लिए आप कहीं दौड़िए मत, आप CMO पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करिए।
और वहाँ से जब आपको बेड अरेंज हो जाएगा तो आपको खुद ही एम्बुलेंस वाले का कॉल आएगा। हम लोग उसमें सोर्स भी लगाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स थे संपर्क में, उनके थ्रू। मेडिकल कॉलेज का, लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का जो कमांड सेंटर था वो अलग था, सीएमओ का कमांड सेंटर अलग था। तो हम लोग दोनों पे अलग अलग ट्राई कर रहे थे कि कहीं से हो जाए। और आखिरी में टीएस मिश्रा भी गए। टीएस मिश्रा भी लखनऊ के आउटर में अमौसी के पास है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, सहारा हॉस्पिटल की तरह। वहाँ गए तो काफ़ी खुला वातावरण था। हमने मम्मी से यही कहा कि जैसे ही यहाँ पे हो जाए बेड अरेंज, तुरंत हम लोग एडवांस देके बेड को रिजर्व कर देंगे और तुरंत भाई को ऑक्सीजन एम्बुलेंस में शिफ्ट करा देंगे। अच्छा, कई लोग ये भी राय दे रहे थे कि आप भाई को ऑक्सीजन के साथ ले जाइए और वहाँ जाके हॉस्पिटल के गेट पे खड़े हो जाइए और रिक्वेस्ट करिए। कई लोग ये राय दे रहे थे, लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि रिक्वेस्ट आपकी तभी मानी जाएगी जब आपके ऊपर कोई बहुत भारी आदमी का सोर्स हो, जो कि उस समय हम लोगों का नहीं वर्क कर पा रहा था सोर्स। और ऐसे भाई को ऑक्सीजन पे लेके जाना और वहाँ पे खड़ा रखना भाई को ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि जिस दिन भाई एडमिट हुए 21 अप्रैल को, उसी दिन हमने 12-1 बजे उनको सीटी स्कैन के लिए भेजा। तो सीटी स्कैन में लगभग उनको 1.5-2 घंटे लग गए। तो वो हम पे फ़ोन करके ही भाई साहब हम पर बिगड़ने लगे कि तुमने हमें ऐसी जगह भेज दिया जहाँ देखो इतनी लाइन लगी हुई है, इतना टाइम लग रहा है। अच्छा, उस समय सीटी स्कैन के लिए भी शहर में मारामारी हो रही थी, क्योंकि सब लोग को सीटी स्कैन कराना था। तो हमने भाई साहब से यही कहा कि इस समय बड़ा क्राइसिस है सीटी स्कैन का, आप करा लो, भले अब थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि बिना सीटी स्कैन के कोई भी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट आप नहीं हो पाओगे। तो सोचिए, जब वो फिट था, जब ऑक्सीजन नहीं लगा था, तब वो हमारे पर गुस्सा हो रहे थे। और कुछ लोग हमें राय दे रहे थे कि आप भाई को लेके जाइए, भाई की हालत देख करके वो लोग एडमिट कर लेंगे। तो कोविड में ऐसा सीन नहीं है। कोविड पेशेंट्स को नॉर्मल पेशेंट्स के साथ इमरजेंसी में, किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में एडमिट नहीं करेंगे या ट्रॉमा सेंटर में एडमिट नहीं करेंगे। कोविड पेशेंट को कोविड हॉस्पिटल में ही एडमिट करेंगे, जहाँ पर केवल कोविड पेशेंट होंगे। वहाँ भी आपको, आपके रिश्तेदारों को, मतलब पेशेंट के रिश्तेदारों को अंदर जाने को नहीं मिलेगा, केवल फ़ोन पर सूचना दी जाएगी। तो हम लोग टीएस मिश्रा शाम को पहुँचे, 29 तारीख को 5-6 बजे का लगभग समय था। और वहाँ पे भी आधा-पौन घंटा वेट करने के बाद जब बात हुई सक्षम अधिकारी से, तो उन्होंने यही बोला, हालांकि वो कोविड हॉस्पिटल था, वहाँ यही बोला गया कि अभी हमारे पास जो जितने पेशेंट हैं कोविड के, उन्हीं के लिए ऑक्सीजन पूरी नहीं हो पा रही है। और उन्होंने यही कहा कि इस समय भी सीएमओ का रेफरल के बिना हम आपको एडमिट नहीं कर सकते, जबकि अखबारों में 10 दिन पहले से निकल रहा था कि सीएमओ रेफरल की अब कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल उसे ज़मीनी स्तर पर नहीं मान रहे थे। अब हम क्या कर सकते हैं, लड़ेंगे थोड़ी ना हॉस्पिटल वालों से। हमारा भाई एडमिट है, हम उनसे बहसबाजी में समय बर्बाद करेंगे, अपने भाई को जाके देखेंगे। वहाँ भी निराशा हाथ लगी, अपोलो में भी निराशा हाथ लगी, मेदांता का हमें जवानी पता चल गया था कि वहाँ भी लगभग यही सीन है। और कहीं भी हम एडमिट अच्छे हॉस्पिटल में नहीं करा पाए, तो आखिरी में जहाँ वो एडमिट थे वहीं पर हम आ गए। तब तक भाभी का फ़ोन आया मेरी कि बाईपैप मशीन लग रही है, आ जाइए। तब तक हम लोग पहुँचे, भाई साहब बैठे हुए थे, डॉक्टर्स इंजेक्शन वगैरह दे रहे थे, कोशिश कर रहे थे ट्रीटमेंट जो भी उनको आता होगा, जो भी अपना प्रोसीजर था उनका। तब भी उन्होंने नहीं बोला कि सीरियस है या जो है। उसके बाद रात में 8 बजे भाई साहब नहीं रहे हम लोग की आंखों के सामने, हमारे मम्मी के और भाभी के। अगले 2-4 दिन तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे संभालें सबको, जितना हम लोग का दुख है। अच्छा, भाई साहब हमारे लगभग हमसे 7-8 साल बड़े थे, तो उनके 2 बच्चे हैं, एक 10th में, एक 5th में। भाभी हैं, 15 साल हुए थे मात्र शादी को, और वो राजाजीपुरम में अलग रहते थे। माता पिता भी उन्हीं के साथ रहते थे। माता पिता की भी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो एक मन में भरोसा रहता था कि चलो ठीक है, एक आदमी, एक भाई है वहाँ पर, कुछ दिक्कत होगी तो वो देख लेगा। अगले 4-5 दिन तक तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, और इतना असहाय। मतलब मेरे घर पे पहले भी लोग बीमार पड़े, मम्मी पापा के भी ऑपरेशन हुए, लेकिन इतना असहाय
मतलब वो सब हंसते खेलते हम लोगों ने निपटा दिया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। अच्छा, पहले दिन ही एडमिट जब कराया तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि लाइफ थ्रेट तो नहीं है, जान का खतरा तो नहीं है? बोले नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, अभी रेमडेसिविर लग जाएगा, ये है वो है, ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये खड़े हो जाएंगे, ऑक्सीजन बस आप ले आइए। हमने कहा ऑक्सीजन कितने दिन डॉक्टर साहब? 10 दिन 20 दिन? कहने लगे ये कह नहीं सकते, लेकिन हाँ 10-20 दिन आप मान के चलिए, ऐसे उन्होंने बोला। तो हम माइंड मेकअप किए होते कि ठीक है 30 दिन 1 महीना ऑक्सीजन लानी है हम लोगों को, लगातार रोज एक बड़ा सिलेंडर अरेंज करना है। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। आखिरी दिन रात में 8 बजे हार्ट अटैक पड़ा उन्हें, और हालांकि खून पतला करने वाले इंजेक्शन इनॉक्सपेराजिन चलता है, वो सब भी चल रहे थे, एंटीबायोटिक चल रहा था। भाई के एक फ्रेंड थे डॉक्टर, उनसे मैंने पूछा कि एंटीबायोटिक चल रहा है, तो एंटीबायोटिक तो वायरस पे असर करता नहीं है। तो बोले नहीं, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए होता है, कोरोना के लिए नहीं। कोरोना से फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है और उसके लिए एंटीबायोटिक चलता है। खैर आखिरी दिन से 1 दिन पहले जब एक्सरे आया और बाकी रिपोर्ट आई तो पता चला नहीं, लंग्स में इम्प्रूवमेंट नहीं है, लंग्स डिटोरिएट और कर गए हैं। और तब तक मेरे ख्याल से हम लोग जो आज आकलन लगाते हैं कि शायद उस समय कहीं शिफ्ट भी कर देते तो शायद भाई बचते नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कहीं शिफ्ट कर देते तो 4-6 दिन वेंटिलेटर पे उनको रख दिया जाता, लेकिन लंग्स बुरी तरह डिटोरिएट कर गए थे और ट्रीटमेंट या तो सही हुआ नहीं या वो रिस्पॉन्ड नहीं किया ट्रीटमेंट को, जो भी वजह है। हम मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हैं, इसलिए इस बारे में कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किए। और काफ़ी मेरे जानने वाले रिश्तेदार, हमारी वाइफ की तरफ के रिश्तेदार, जिनका 80% लंग्स इन्फेक्टेड था, जिनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं उपलब्ध था, वो घर पे ही बिना कोई दवाई लिए सही हो गए। कई आपने भी और लोगों के वीडियोस देखे होंगे, लोगों ने बताया कि 70 हो गया था ऑक्सीजन लेवल। आपने सौरभ जोशी का आपने व्लॉग देखे होंगे तो उसमें भी बताया उन्होंने कि मेरे पापा का ऑक्सीजन लेवल 70 हो गया था। हालांकि उन्होंने हिसार भेजा अपने पापा को एडमिट होने, लेकिन वही चीज़ हुई वहाँ पर भी। जब तक वो उनके पापा पहुँचे तब तक बोला गया नहीं नहीं, जो बेड आपके लिए था वो हमने किसी और को दे दिया। तो फिर वो वापस ही आ गए घर पे, तो उनका भी ट्रीटमेंट घर ही पे चला। ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने रखा घर पे, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई, इमरजेंसी के लिए रखा उन्होंने। लेकिन एक आध ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रखने से आपको कुछ चंद घंटे समय मिल सकता है, आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अगर आपकी हालत बिगड़ने लग गई तो फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। ये चीज़ हम लोग को भी एहसास था, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग घर पे तो रखे जरूर हुए थे, लेकिन हम लोग के माइंड में यही था कि जब भी ऐसी हालत अगर भगवान न करे अगर होती है तो हॉस्पिटल ही जाना है। वही हम लोग ने किया। जब 21 तारीख को भाई साहब को बोलने में थोड़ी तकलीफ होने लगी, ऑक्सीजन लेवल 90 के ठीक नीचे आया, 88-89 हुआ, तो हम लोगों ने एडमिट कराने के लिए तुरंत इधर-उधर फ़ोन घुमाए। फिर जहाँ पे हमें जगह मिली, उस समय लोगों ने कहा भी यही कि आप इस समय कोविड नॉन कोविड मत देखिए, छोटा बड़ा अस्पताल मत देखिए, जहाँ आपको मिल रहा है वहाँ पर भी एडमिट हो जाइए। अच्छा, एडमिट हो गया तो शुरुआत के 2-3 दिन भाई साहब ने भी कहा कि हाँ मुझे अंदर से इम्प्रूवमेंट लग रहा है, डॉक्टर भी बोल रहे हैं इम्प्रूवमेंट है, बस आप ऑक्सीजन इंतजाम करिए। तो उस समय भाई साहब से, जैसे भाई साहब का दिमाग तो पूरा चल ही रहा था, हम लोग का भी, मतलब हम लोग जो भी डिसाइड करते थे वो आपस में मिल के, भाई क्योंकि भाई भी हमारा पढ़ा लिखा था तो उससे बिना बात किए तो नहीं कर सकते ना। वो पूछता था, अगर उसे कुछ नहीं भी बताते थे तो पूछता था, तो उसे बताना पड़ता था मजबूरी में। तो उसके बाद भाई साहब से जैसे 4-5वें दिन बात हुई कि अरे यार ऑक्सीजन बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है, क्या शिफ्ट का सोचा जाए क्या? तो भाई साहब ने भी कहा कि अगर ऑक्सीजन यहाँ मिल जा रही है, अगर ऑक्सीजन अरेंज हो जा रही है तो ठीक है, फिर यहीं पे रुकते हैं, हमें कोई खास दिक्कत नहीं है, तुम लोग हो यहाँ पे आँख के सामने। मम्मी भी बीच बीच में आ जाती थी। बीच में एक दिन ऐसा भी आया, दूसरे तीसरे दिन मैं बच्चों को भी उनके दोनों लेके गया, क्योंकि भाई साहब थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे थे, तो मैं दोनों बच्चों को जबरदस्ती अस्पताल लेके गया। हालांकि पहले अंदर से मन था कि नहीं लाएंगे बच्चों को हॉस्पिटल, लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये दोनों अपने बच्चों को देख, क्योंकि भाई साहब बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो मैंने यही सोचा कि बच्चों को देखेंगे तो उनके मन में जीने की आस जगेगी, क्योंकि इसमें डॉक्टर ये भी बोल रहे थे कि एक इनर विल पावर बहुत ज़रूरी है कोविड से लड़ने के लिए। लेकिन
आखिरी में हम लोग जंग हार गए। आप रोज सुनते होंगे नेताओं को हमारे कहते हुए कि कोरोना से हम जंग जीत गए, कोरोना से पहली लहर हम जीत गए। हम तो कहेंगे कोरोना से हम लोग जंग हार चुके हैं। हम लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है। अच्छा, एक बात और बता दूं, लाख आपके मामा, चाचा, ताया किसी की भी डेथ होती है, आप वो चीज फील नहीं कर पाते हैं जो चीज जब आपका घर का कोई सगा जाता है। ठीक है, आपको दुख होता होगा, आप कनेक्टेड रहते होंगे अपने रिश्तेदारों से, मैं मानता हूं, लेकिन वो दुख, वो एक्सट्रीम दुख आप तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आपका सगा लड़का, भाई, बहन, माँ, बाप या आपकी वाइफ जब गुजरते हैं कोरोना से, और खास तौर पे यंग आदमी अगर जाता है। हमारे पापा मम्मी तो यही कह रहे थे कि हम ही दोनों में से कोई एक आदमी चला जाता, हम लोग अपना जीवन जी चुके हैं। उसके सामने उसके दोनों बच्चे थे, दोनों बच्चों की अभी शादी करनी थी, उनको पढ़ाना लिखाना था। उसके खुद के भी काफ़ी शौकीन थे हमारे भाई साहब। आपने दिशिता के चैनल पे मैंने दिशिता का एक बर्थडे का वीडियो डाला था, उस व्लॉग में वो हैं। हालांकि दिशिता के चैनल को ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन पिछले अगस्त में दिशिता का बर्थडे था, तो पिछले अगस्त में ही वो उनकी पूरी फैमिली मेरे घर आई थी, तो हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया था आपस में ही। लॉकडाउन उस समय खुल चुका था, तो ये पूरा हाल था, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए, हम लोग हार गए एक तरह से। और जब आप किसी को बचा नहीं पाते, किसी अपने को, तो लाख आप दिन रात एक कर दें, आपके मन के अंदर एक अपराध बोध भी रहता है कि शायद हम ही से कोई गलती हो गई, जो कि है मेरे अंदर। हमको लगता है ये नहीं करते तो वो कर लेते, वो नहीं होता तो ये हो जाता, शायद वो हॉस्पिटल वाला मना ही कर देता जहां भाई साहब एडमिट थे, तो हम लोग घर ही ले आते, तो शायद घर पे बच जाते। शायद हॉस्पिटल में स्टेरॉइड्स की डोज ज़्यादा हो गई, शायद जो जांचें कराई गई 28 तारीख को बहुत देरी से कराई गई, मतलब ये हो जाता तो वो हो जाता। ये सब आपके माइंड में आता रहता है, जो कि कभी अब शायद खत्म नहीं होने वाला। फिर ये भी एक मन में आता है कि जब 10 तारीख को 11 तारीख को भाई साहब को जब तकलीफ हल्की सी शुरू हुई, बस उस समय फिट थे, पहले 4-5 दिन घर ही पे बिल्कुल फिट थे, ऑक्सीजन लेवल 95, 94 इस तरह, 96 इस तरह मेंटेन हो रहा था ऑटोमेटिक, बिना किसी सपोर्ट के। तो उसी समय हमें भाभी और भैया को बैठा करके अपोलो, मेदांता ये सब घुमा देना चाहिए था गाड़ी में। और उस समय जब वहाँ पे यही रिस्पॉन्स मिलता कि सारे बेड बुक हैं, फिर भाई साहब घर पे आ जाते। लेकिन उसका एक नेगेटिव पहलू भी है, हो सकता है उस समय फिर भाई और दहशत में आ जाते कि देखो हमारे लिए तो कहीं शहर में कहीं बेड ही नहीं है, हमारा कहीं इलाज ही नहीं हो पाएगा। अब ऐसी नौबत आ गई कि हमें घर पे इलाज करना पड़ेगा। अच्छा, उस समय जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाते थे ऑक्सीजन प्लांटों पे, तो मैक्सिमम लोग ऐसे मिलते थे जो घर पे होम आइसोलेशन में थे, जो अपने घर पे इलाज करा रहे थे। डॉक्टर्स या नर्स या कंपाउंडर से अपना बातचीत करके वीगो घर पे मैनेज करके और ऑक्सीजन घर पे मैनेज करके, क्योंकि बेड कहीं था ही नहीं। तो जो बहुत प्रभावशाली लोग हैं उन्हीं को ही बेड मिल पा रहा था उस वक्त। हमारे जानने वालों में तो किसी को नहीं मिल पाया बेड। मतलब लोग 10-10 लाख रुपए लेकर के उस वक्त लोग बताते हैं, खड़े थे मेदांता और अपोलो कि हमें बस आईसीयू बेड दे दीजिए, लेकिन लोगों को नहीं मिल पा रहा था। तो उस समय हम लोग को यही संतुष्टि ठीक है कि हमें एक नॉर्मल बेड ही कम से कम मिल गया, कम से कम हम लोग डॉक्टर के सुपरविजन में है, बाकी कमी हम लोग अपने मेहनत से ऑक्सीजन वगैरह की हम लोग पूरी कर लेंगे। लेकिन हो नहीं पाया दोस्तों, और बड़े दुख के साथ हमारी तो आज भी सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शिवानी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो तो आज भी कहती है कि मैं किस मुंह से अपना चेहरा दिखाऊं, मेरा मन करता है कि मैं 4-6 महीने किसी को दिखूं ही ना। लेकिन जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। एक मेरे बहुत दोस्त हैं घने, उन्होंने कहा तपन अगर हम भी आज को मर जाएं, हमारी भी मृत्यु हो जाए, तो दुनिया रुकेगी नहीं हमारे लिए। इसलिए आप जो है अपना काम में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा वो करिए, अपने घर बार को देखिए, अपने भाई के बच्चों को देखिए, अपने माता पिता को देखिए। और भाई के जाने के बाद अब मुझे भी लगता है कि जो भाई के साथ हुआ मेरे साथ भी हो सकता था, क्योंकि हम लोग पूरे टाइम कोरोना के बीच में ही रहे, 9-10 दिन। आखिरी 2-3 दिन तो कान वान के इतना छिल गया कि मास्क हम लोग हटा ही दिए।
थक हार के। और फिर भाई के अंतिम संस्कार में भी हम लोग साथ ही साथ रहे और इवन घर के सारे लोग रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए हम लोग खास, ऐसा मुझे लगता है। 9 दिन तक भाई हॉस्पिटल में रहे, 10 दिन तक। चलिए दोस्तों, काफ़ी डिटेल मैंने आपको बता दिया है और यही वजह थी कि मैं आप लोग के सामने नहीं आ पा रहा था, और किस मुंह से आता। मैं चाहता वहीं से लाइव वीडियो करके बता सकता था, लेकिन मेरा इस तरह का नेचर नहीं है कि हम लोग तकलीफ़ में और हम वहाँ पे एक हाथ से मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं आप लोगों को। हालांकि अब कुछ लोग कहते हैं कि आपके इतने सब्सक्राइबर थे, आपको आईसीयू बेड जब आपको चाहिए था 23-24 तारीख में अप्रैल में, तभी आप एक वीडियो बना के कह देते तो शायद आपका कोई सब्सक्राइबर आपकी मदद कर देता। तो अब ऐसा भी एक कुछ लोगों का कहना है, लेकिन उस वक्त हालत इतनी ख़राब थी और हम लोग फुल टाइम, सोने का भी समय नहीं मिल रहा था। मुश्किल से 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा सो पा रहे थे, वो भी जब हम नाश्ता करने भाई साहब के घर यानी मम्मी पापा के पास जब जाते थे तब। क्योंकि जो घर में, जो वहाँ हॉस्पिटल में जो कमी वैसी है वो, और भाई साहब का खाना ना लेने हम घर जाते थे, तो उसी वक्त अपना भी नाश्ता वहीं कर लेते थे, वहीं पे थोड़ा रुक के थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करें। क्योंकि 23-24 घंटे अगर आप जग रहे हैं तो मिनिमम 1 आध घंटा तो आपको रेस्ट लेना ज़रूरी है, नहीं तो आप अगले दिन चल नहीं पाएंगे। दोस्तों, भाई साहब की उम्र 45 साल ज़रूर थी। आप लोगों के लिए भी बेनिफिट के लिए बता दूं कि वैक्सीन उन्हें नहीं लग पाया था, तो आप लोग वैक्सीन को बहुत सीरियसली लें। जैसे ही स्लॉट बुक हो जाए आप लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन में कह सकते हैं कि हमारे घर में थोड़ी सी लापरवाही हो गई, क्योंकि मेरी माताजी को वैक्सीन लग गया था। भाई साहब डायबिटिक थे, तो हमारे एक डॉक्टर हैं, उन्हें बुला भी रहे थे हॉस्पिटल के, सरकारी हॉस्पिटल के, और कह रहे थे कि तुम आ जाओ, हम तुम्हारा मेडिकल बना देंगे और डायबिटीज़ का, क्योंकि आप डायबिटिक हैं, और वैक्सीन आपको अभी लग जाएगी। जब 60+ के लिए आई थी वैक्सीन तभी लग जाएगी। लेकिन पता नहीं किस कारणवश, भाई साहब पढ़े लिखे थे तो हमने इस सब बातों में इंटरफेयर नहीं किया। इवन हमने भी अभी तक नहीं लगवाई थी। हमने भी वैक्सीन अभी 15 तारीख को लगाई है, हमने और शिवानी ने, दोनों ने। और अब भाभी अभी, और अब जानने वाले लोगों का भी हम कह के स्लॉट हम बुक करा रहे हैं। अभी तक भाई साहब भी कहते थे अरे जब परचेज़ करने को 1-2 महीने में आ जाएगी, हम लोग परचेज़ करके घर पे ही कंपाउंडर बुला के लगवा लेंगे, क्योंकि घर पे छोटे बच्चे भी हैं, तो प्रिकॉशन वो खुद लेते, तो खुद काफ़ी अलर्ट थे। इस वजह से वैक्सीन को लेकर के हमने ज़्यादा उनसे कहा भी नहीं। अच्छा, उन्होंने भी हमसे नहीं कहा कि हम नहीं लगवा पाए, मेरे लिए जा कोशिश कर लो। ना उनके घर पे किसी ने कहा, ना उनके बच्चों ने हमसे कहा। अब पता लगता है कि उनकी उम्र 45.5 साल लगभग हो गई थी, और 45+ का जब स्लॉट खुला है तब भी उनके बच्चे मुझे बताए कि कोविन पे जो है वो OTP नहीं आ रहा था उस वक्त। हमने कहा मुझे आपको बताना चाहिए था, मैं एक बार ट्राई कर लेता। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से ट्राई करके, हो सकता है हम भी मना कर देते, लेकिन एक बार ट्राई तो करते। अब ऐसा लगता है कि वैक्सीन लग जाती तो शायद इतनी हालत सीरियस ना होती, उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता ही ना पड़ती। लेकिन बहुत दुखद और बहुत गहरा आघात हमारे पूरे घर भर को लग गया है, जिससे शायद अब हम लोग कभी उबर नहीं पाएंगे। हर वक्त वो हंसता हुआ चेहरा, हम लोग का काम धाम जरूर अलग था, लेकिन हमेशा जब उसे ज़रूरत पड़ती थी तो हमें बुलाता था, हम जाते थे। जब हमें ज़रूरत पड़ती थी तो हम उसे बुलाते थे। मतलब हम दोनों भाइयों में ऐसा था कि जब भी काम पड़ता था तो हम लोग प्रेजेंट रहते थे एक दूसरे के लिए। हाँ, साल में 365 दिन हम लोग एक दूसरे के सामने नहीं रहते थे, लेकिन हाँ, जब ज़रूरत पड़ी एक फ़ोन किया, 15 मिनट में वो आ गया। जब हमें फ़ोन किया गया 15 मिनट में हम पहुँच गए। तो आखिरी में दोस्तों यही मुझे कहना है कि आप लोग कोरोना को बहुत हल्के में ना लें, बहुत सीरियसली लें जितना आप सोच रहे हैं। क्योंकि अभी भी मुझे जो दोस्तों से खबर मिल रही है और लोगों से जो खबर मिलती है वो यही कि जिन लोगों के घर में अभी कोरोना नहीं हुआ है वो कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं, मजाक में उड़ाते हैं कि अरे कुछ नहीं है। मास्क अक्सर नहीं लगाते हैं, अक्सर बिना काम के ही बाहर निकल जाते हैं। तो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो आप बाहर ना निकलें। कोरोना 10 दिन में आपके सगे संबंधी को छीन लेता है आपकी आंखों के सामने से, बिल्कुल फिट व्यक्ति को। जैसा कि मैंने बताया, भाई साहब अपने पैरों पे चल के बिल्कुल फिट हालत में हॉस्पिटल बेड पे जाके लेटे। ऑक्सीजन उस समय नहीं लगा था उन्हें, जब जाके लेटे हैं उसके बाद से ऑक्सीजन लगा है, उसके बाद से उनकी हालत डिटोरिएट करती गई। तो अब एक ये भी ऑप्शन था कि हम लोग घर ही पे चांस लेते, लेकिन घर पे मान लीजिए हम लोग के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो घर पे फिर सब लोग एक दूसरे को ब्लेम करते कि
हॉस्पिटल नहीं ले गए, हम लोग के पास चांस था हॉस्पिटल जाने का, हॉस्पिटल में ले जाते तो शायद कुछ हो जाता, तो ये चांस भी हम लोग नहीं लेना चाहते थे। तो कोरोना को दोस्तों बहुत सीरियसली लें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, जहाँ तक हो सके बाहर बिल्कुल ना निकलें, बच्चों को बहुत बचा के रखें, बड़े बूढ़ों को बहुत बचा के रखें, ख़ास तौर पे जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग और बीमारियों से पहले ही, जिनका इम्यून सिस्टम पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो लोग बहुत ज़्यादा बच के रहें। और भाई साहब अब केवल यादों में ही शेष हैं और हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग प्रे करिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।